हाय बच्चों, वेलकम बैक टू CUT बाय 24/7। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आप सभी लोगों के लिए। CUT का एग्जाम लास्ट फेज में आ चुका है। जिन बच्चों का एग्जाम हो चुका है वो इस चीज़ को लेके थोड़ा टेंशन में है कि क्या मैम हमारा जो स्कोर है वो सही बनेगा नॉर्मलाइजेशन से, क्या मैम आने वाली शिफ्ट्स में आपका पेपर टफ है तो उनको एडवांटेज होने वाला है। जिन बच्चों का पेपर अभी होने वाला है उनको इस चीज़ को लेकर डर लग रहा है मैम हमारा पेपर क्या बहुत टफ हो जाएगा। तो मैं इस वीडियो में बेटा आपको केमिस्ट्री का पूरा एनालिसिस देने वाली हूँ। ऑल्सो मैं आपकी उन बच्चों से भी बात करवाने वाली हूँ जिन लोगों ने अभी पेपर दिया है और उनका क्या कहना है लास्ट फेज ऑफ एग्जामिनेशन को लेके, क्या आपका ग्राफ रहा है डिफिकल्टी का और कितने बच्चों को नॉर्मलाइजेशन से बेनिफिट होगा। ये सारी बातें मैं इस वीडियो में आप लोग के लिए कवर कर रही होंगी, तो मेक श्योर करिएगा वीडियो को लाइक कर दो जितने भी बच्चों ने CUT का एग्जाम दिया है, और मुझे लास्ट में ये जरूर बता के जाना कि आपकी शिफ्ट कितनी टफ रही, ताकि मैं ये आप लोग को बता सकूं कि नॉर्मलाइजेशन से कितने बच्चों को यहाँ पे बेनिफिट होने वाला है। राइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सबसे पहले बहुत ही क्रिस्पली मैं आपको बता देती हूँ, आज जो हमारा 30 मई है, ठीक है, 30 मई जो आज हमारा पेपर है, तो उसमें मैंने जो आप लोगों को लास्ट वीडियो का एनालिसिस दिया था बेटा, जो बच्चा वो एनालिसिस के टॉपिक्स करके गया होगा उसको काफी एडवांटेज रहा होगा। वहां से डायरेक्ट क्वेश्चंस जो है उन टॉपिक से आपके पूछे गए। मतलब कहने की बात यह है कि ऐसा नहीं कह सकते हो कि आपका थ्योरी ही ज्यादा आएगा, न्यूमेरिकल ही ज्यादा आएगा। जो ग्राफ है वो वेरी कर रहा है शिफ्ट 1 से लेके लास्ट के अब तक के हुए पेपर तक। ऑल्सो जो टॉपिक्स मैंने आपको वहां पे दिए हैं जो अभी तक नहीं पूछे गए हैं वो पेपर में अब देखने को मिले। लेकिन आज का पेपर बेटा इजी ज्यादा बच्चे बता रहे हैं, बहुत टफ पेपर आज का बच्चे नहीं बता रहे हैं। अगर मैं टॉपिक्स की बात करूं फिजिकल केमिस्ट्री में, तो न्यूमेरिकल्स काफी पूछे गए हैं, लेकिन डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स थे, लेंदी न्यूमेरिकल्स नहीं थे। जैसे फर्स्ट ऑर्डर पे न्यूमेरिकल था, ऑर्डर कैलकुलेशन का एक न्यूमेरिकल था आप लोगों का, आपका टेम्परेचर 50 डिग्री बढ़ा दिया तो रेट कांस्टेंट कितना बढ़ेगा, डायरेक्ट न्यूमेरिकल था। एक आपका EMF की डिपेंडेंस और एक नस्ट इक्वेशन का, मैंने अभी तक बोला था ये आएगा, उसका एक डायरेक्ट न्यूमेरिकल था, छोटा था। फ्यूल सेल पे क्वेश्चन था, रेट कांस्टेंट की मैच द फॉलोइंग थी। आइडियल नॉन आइडियल सोल्यूशन मैंने बोला था अभी तक नहीं पूछा, वो पूछा गया था। रेडियो एक्टिव का एक डायरेक्ट न्यूमेरिकल था, ये हमने सेशन में भी कराया। तो रेडियो एक्टिविटी के जो क्वेश्चंस हैं उनको भी एक बार अच्छे से करके जाएं। जो न्यूमेरिकल्स हैं वो अब बहुत टफ नहीं आ रहे हैं। डायरेक्ट अगर आपको कंसेप्ट आता है, फॉर्मूला आता है और थोड़ा आप शांति से सवाल करोगे तो न्यूमेरिकल्स आप लगा पा रहे होगे। ये फिजिकल की कहानी है आज की। ऑर्गेनिक बच्चों को सबसे ज्यादा इजी लगी अगर वो निचोड़ से पढ़ के गए, ठीक है। तो जितने भी बच्चों का अपकमिंग शिफ्ट में पेपर है प्लीज निचोड़ को देखकर जाए, और जिनका हो गया है उनके लिए सबसे आपके पेपर में सबसे ज्यादा ट्रिकी या चैलेंजिंग कौन सा सेक्शन था ये आप मुझे कमेंट्स में बता के जाओगे, ठीक है। सो अगर मैं ऑर्गेनिक की बात करूं, डायरेक्टली नेम रिएक्शंस पूछे गए। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से सवाल था, जैसे कि मैंने बोला रिएक्शन के नाम और उसका स्ट्रक्चर बताने पे सवाल पूछे गए। अमाइन में बेसिक स्ट्रेंथ का क्वेश्चन था, एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ के क्वेश्चन थे, और रिएक्शंस बहुत डायरेक्ट थे। यानी कि ऑर्गेनिक में बच्चे ट्रबल नहीं हुए अगर वो यहां से जो हमने सेक्शन दिया है उसको अच्छे से कवर करके गए। स्पेसिफिकली निचोड़ यहां पे आपके लिए सबसे हेल्पफुल रहा, ठीक है। अगर बेटा मैं इनऑर्गेनिक की बात करूं तो इनऑर्गेनिक से केस बेस्ड क्वेश्चन था, जैसे कि बोला VBT CFT से आपका जो क्वेश्चन था बहुत टफ नहीं था, सही सवाल था। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पे, पैरामैग्नेटिज्म, डायामैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक मोमेंट के सवाल पूछे गए और डायरेक्ट रिएक्शंस पूछे गए। तो इनऑर्गेनिक ने भी आज की शिफ्ट में ट्रबल नहीं किया। तो इन आज के शिफ्ट का अगर मैं एनालिसिस बोलूं, आज के दिन का मैं एनालिसिस बोलूं, तो पेपर ठीक था। बच्चे जितना डर रहे थे कि पेपर आने वाले दिनों में बहुत टफ हो जाएगा, ऐसा नहीं देखने को मिला। एक बार अगर आप ग्राफ पे देखोगे, नजर डालोगे, तो मैंने ना एक रफ एवरेज लगाया है कि 13 मई से अगर मैं बोलूं तो पेपर जब आगे बढ़ रहा है तो क्या डिफिकल्टी रहा है। 14 से 19 मई थोड़ा सा बढ़ा, 21 मई तक थोड़ा और बढ़ा, और 24 मई मतलब बीच में जो पेपर है वो मैक्सिमम अगर मैं बोलूं डिफिकल्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफिकल्ट रहा। डिफिकल्ट ये नहीं कि बहुत ज्यादा है, लेकिन कंपैरेटिवली ज्यादा रहा। लेकिन आने वाली डेट्स में डिफिकल्टी ड्रॉप डाउन हुई है, मतलब आज डिफिकल्टी थोड़ी कम रही है। और अपकमिंग डेट जो आपकी लास्ट शिफ्ट है यहां पर भी आप देखोगे इसे ही मेंटेन किया जाएगा। तो यानी कि ये जो कर्व है ये ऐसा कर्व है अम्ब्रेला टाइप का, यानी कि स्लाइटली बीच में टफ हुआ लेकिन अब थोड़ा वापस से नॉर्मल लेवल जो स्टार्टिंग का था वैसा सा कुछ लेवल देखने को पेपर में मिल रहा है। तो ये आपके लिए एक अच्छी बात है जिन बच्चों का पेपर आखिरी डेट्स में लाई कर रहा है। स्टार्टिंग की डेट्स में मैं अगर बोलूं तो बेटा न्यूमेरिकल्स आपके बहुत कम थे, फिजिकल आपकी कम थी, लेकिन एंडिंग की शिफ्ट में बेटा ऑर्गेनिक अब यहाँ पे स्टार्टिंग में आपके न्यूमेरिकल कम थे,
और इनऑर्गेनिक ज़्यादा, न्यूमेरिकल बल्कि ज़्यादा थे। न्यूमेरिकल की पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूँ, फिजिकल केमिस्ट्री ज़्यादा थी, न्यूमेरिकल कम थे, बट फिजिकल ज़्यादा थी। इनऑर्गेनिक ज़्यादा थी, ऑर्गेनिक कम थी, लेकिन लास्ट की शिफ्ट में ऑर्गेनिक ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं वो बैलेंस आउट किया गया है ओवरऑल पूरे पेपर को। अब मैं बात करूँ उन बच्चों के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, जिनका पेपर अपकमिंग डेज में है, उनके लिए एक स्पेशल इंस्ट्रक्शंस आप गौर से सुनिएगा। पहला इंस्ट्रक्शन है बेटा, जो मैंने 2 एनालिसिस की वीडियोस बनाई हैं, 1 और 2, अभी 3-4 दिन पहले ही वीडियो बनाया था, उसमें जो जो टॉपिक्स मैंने आपको दिए हैं, प्लीज उनको वैसे पढ़ के आपको सभी जाना है, लेकिन उन टॉपिक्स को अच्छे से ज्यादा करके जाना है, क्योंकि वहां से डायरेक्ट सवाल आपके पूछे गए हैं। तो वो 2 वीडियो के टॉपिक्स प्लीज आप लोग अच्छे से करिएगा, और अगर आप चाहेंगे तो उन 2 वीडियो के लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगी इस पर्टिकुलर वीडियो के, ठीक है। डीप एनसीईआरटी रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है, स्पेसिफिकली फिजिकल और इनऑर्गेनिक के लिए। तो जितने भी बच्चों का पेपर आने वाले दिनों में है, एनसीईआरटी एक बार रीड जरूर करके जाइएगा। स्पेसिफिकली जो टेबल्स वाली चीजें हैं, जैसे इनऑर्गेनिक में कलर की है, डेंसिटी की है, तो वैल्यूज नहीं याद रखो, लेकिन ट्रेंड्स एटलीस्ट याद रखना, क्योंकि टेबल से डायरेक्टली डेटा बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। ऑर्गेनिक के लिए जस्ट स्टिक टू निचोड़, उसके बाहर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप निचोड़ को 3-4 बार लिख लेते हो, लिख चुके होगे अब तक, 1-2 बार और रिवाइज कर ले, तो ऑर्गेनिक आपको ट्रबल नहीं करेगी। और गुड न्यूज ये है कि ऑर्गेनिक हो सकता है आपके शिफ्ट में ज्यादा है, तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट एडवांटेज होने वाली है, ठीक है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्लीज कि कोई भी बच्चा मिस ऑन नहीं करेगा, स्पेसिफिकली उसके एमसीक्यूज और मैच द फॉलोइंग, ये डायरेक्ट रिपीट हो रहा है पेपर के अंदर, तो आप 2-3 सवाल डायरेक्टली कर पाओगे, सेम देखे देखे से सवाल आपको मिल जाएंगे। निचोड़ के क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछे जा रहे हैं, 75 क्वेश्चंस वाला जो सेशन है वो डायरेक्टली आपके क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, जो बच्चे मुझे अभी तक बता रहे हैं। न्यूमेरिकल्स भी मैं बोलूं तो काफी हद तक वही है जो हम लोगों ने करे हुए हैं, ठीक है। एक तो ये बात रही करने की। अब दूसरी बात है, मेंटली आपको स्ट्रांग बहुत होना जरूरी है। आधा गेम मेंटल होता है जब एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आप बैठते हो। आप लोगों के ऊपर ये स्ट्रेस ज्यादा है कि यार उसका पेपर तो हो गया, मेरा पेपर तो बहुत टफ आएगा, लेकिन इसी ओवर थिंकिंग के चक्कर में आप अपना बेस्ट परफॉर्म नहीं कर पाते हो, है ना। ये बहुत बच्चों के साथ है, और आने वाले दिनों में ये और थोड़ा बढ़ सकता है, क्योंकि प्रेशर आप मेंटली ज्यादा ले रहे हो। तो आप ये समझो इट्स जस्ट एन एग्जाम, है ना, जैसे बाकी लोगों ने दिया वैसे आपका भी एग्जाम है। ऐसा मत सोचो कि मैम मेरे साथ कुछ अलग हो जाएगा, मेरा बहुत टफ हो जाएगा, ये सब चीजें आपके हाथ में भी नहीं है। यू नीड टू ओनली फोकस, आपको अपने जो आपने अभी तक पढ़ा है, जो आपके हाथ में दिन है, और जो आपको उस दिन लिख के आना है, आपका केवल उस पर फोकस होना चाहिए। यू शुड नॉट ओवर थिंक एट ऑल, क्योंकि ये आपके बने हुए गेम को खराब कर सकता है, ठीक है। मैंने बोला जितना ज्यादा आप रिवाइज करोगे, जितना आपने कंटेंट अभी तक पढ़ा है, उतना ज्यादा कॉन्फिडेंट होगे। तो आखिरी ये नहीं कि मैम अब तक तो मैंने बहुत पढ़ लिया, मुझे तो सब आ रहा है, अब मैं नया करता हूं, नहीं। आपने जितना पढ़ा है उसको जितना अच्छा आप लास्ट के दिनों में रिवीजन दोगे, उतना आप पेपर अच्छा करके आओगे, ठीक है। डू नॉट फॉलो एनी न्यू रिसोर्स। ये मत सोचो कि यार अब मैं कुछ नया ढूंढ के पढ़ लेता हूं, मेरा पेपर तो बहुत टफ आएगा, नहीं। वही सेम चीजें हैं, वही घुमा फिरा के पूछ रहा है, तो जो आपने अभी तक पढ़ा है उसी को बार बार रिवाइज करो, तभी आप अच्छा वहां पे बच्चों अटेम्प्ट कर पाओगे। और एक दिन पहले, अगर आपका पेपर 2 को है तो 1 तारीख को, अगर आपको 1 तारीख को है तो 31 को, 3 को है तो 2 को, एक दिन पहले रात में प्लीज मेक श्योर करिएगा 2 वीडियोस में से कोई भी एक निचोड़ या एंड गेम देख के जानी है। और एनसीईआरटी जब आप रीड कर रहे हो ना, तो जो टॉपिक्स आपको लगता है कि यार ये टॉपिक ना मैं भूल रहा हूँ, ये टॉपिक मेरे को बहुत अच्छे से नहीं आता है, तो उस टॉपिक को आप हाईलाइट कर लोगे रीड करते वक्त, और एक दिन पहले उसको एक बार और नजर मारनी है। तो एक दिन पहले या एक रात पहले का काम है, अगर सुबह का पेपर है तो रात में, अगर सेकंड शिफ्ट में पेपर है तो सुबह। तो आपको ये 2 में से एक सेशन और एनसीईआरटी हाईलाइट का रीडिंग, जो आप लोग पढ़ रहे हो, मैंने एनसीईआरटी हाईलाइट भी बता रखे हैं वैसे तो, जो आपके पिछले से पिछले सेशन में मैंने लिया था एनालिसिस में, वही टॉपिक्स को एक बार आप लोग को रीड करके चले जाना है। तो ये एक ओवरऑल अभी तक का जो मैं अपनी तरफ से आप लोगों को टिप्स दे सकती हूँ, कंटेंट दे सकती हूँ, सब मैं दे चुकी हूँ। अब आपकी बारी है परफॉर्म करने की। खुद पे भरोसा रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन बच्चों का पेपर हो गया है उनके लिए मैं बताने से पहले एक बच्चे से जरूर आप लोग की बात करवाना चाहूंगी, जिसने अभी अभी एग्जाम दिया है, एंड उसका क्या ओपिनियन है आखिरी फेज में टफनेस को लेकर, उस पर हम लोग अभी यहाँ पे एक बार बात कर लेते हैं, ताकि आपको समझ में आए कि किस तरीके का पेपर जो है आपका आज पर्टिकुलरली पूछा गया है, ठीक है। सो बिफोर आई गो उस चीज के ऊपर, हेलो, हाँ बेटा, बेटा एक बार अपना नाम बताओ। सूरज। ओके, तो बेटा आपका आज एग्जाम था? यस मैम। ठीक है, तो आपका एग्जाम केमिस्ट्री का कैसा हुआ? बहुत अच्छा हुआ मैम मेरा एग्जाम।
ठीक है, तो अगर पहली बात तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। और अगर मैं थैंक यू मैम। 1 मिनट में आपसे पूछूं कि आज का पेपर में क्या सबसे ज़्यादा पूछा गया और क्या आपके लिए वर्क ऑन किया और आपने कैसे पेपर में अच्छा परफॉर्म किया और बाकी बच्चों को आप क्या बोलना चाहोगे, तो आप क्या बोलोगे? जी मैम, सबसे ज्यादा तो ऑर्गेनिक पूछ रहा था उसमें पेपर में, मेरे पेपर में तो ऑर्गेनिक मेजोरिटी था, उसके बाद फिर इनऑर्गेनिक, फिर न्यूमेरिकल मतलब फिजिकल, जिसमें कि न्यूमेरिकल कम थे, ऑर्गेनिक सबसे ज्यादा था, फिर इनऑर्गेनिक में थ्योरी पार्ट बहुत ज्यादा थी। ठीक तो है। और उसमें 2 पैसेज थे, एक अमाइंस के और एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के 2, तो ठीक उनमें है। से दोनों को सॉल्व करना था। और मुझे हेल्प निचोड़ से बहुत ज्यादा हुई, और उससे भी ज्यादा रैपिड डिवीजन वाले में यानी एंड गेम वाले सेशन से बहुत ज्यादा हुई है। ओके, जो लास्ट में हमने किया था। जी मैम। और जो हमने लास्ट एनालिसिस किया था, क्या वो टॉपिक्स आपको हेल्प ऑन करे? वो टॉपिक्स आपने पेपर में देखे? हाँ मैम, वो जो लास्ट में रात में देख के गया था, उसके उसी के अकॉर्डिंग मैं रात में पढ़ के गया था, तो वही सुबह बहुत ज्यादा हेल्प करी है। और एक बात जो मैं आपसे कर रही थी कि एक टिप, जो प्रो टिप आप बच्चों को देना चाहोगे कि पेपर हाँ में हाँ परफॉर्म मैम, अच्छा करने के लिए हेल्थ इंपॉर्टेंट है। हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है मैम, सो के जाना चाहिए, मतलब एटलीस्ट 4-5-6 घंटे की नींद तो जरूरी है, वरना पेपर खराब हो सकता है। स्पेसिफिकली जिन बच्चों के 3 पेपर एक गो में है। 3 पेपर, हाँ 3 पेपर जिनके एक बार में ना, उनको तो अच्छी नींद लेके ही जानी चाहिए, क्योंकि अगर नींद अधूरी हो गई तो पेपर में फिर ब्लंडर होगा। एटलीस्ट ऐसा हो सकता है कि आखिरी पेपर तक हम एग्जॉस्ट हो जाएं और हम उतना अच्छा परफॉर्म ना कर पाए। जी मैम। बिल्कुल। तो आई गेस अभी तो आप खुश हो, क्योंकि केमिस्ट्री में चाहे अटेम्प्ट कितना करा आपने? मैम 42 करा था या 43, ऐसा ही कुछ, 42 या 43 इतना ही मैं करा था। और आप इससे ज़्यादा कर सकते थे जैसा आपने मुझे बताया। हाँ मैम, मैं 47-48 तो कर सकता था, लेकिन वही मतलब थोड़ा मतलब एंजाइटी थी और सिर में दर्द हो रहा था, मतलब इसलिए मैं नहीं कर पाया। ठीक है, बिल्कुल। सो आई गेस पहले तो मैं आपको ऑल द बेस्ट बोलूँगी। आप प्रतिज्ञा से हो, प्रतिज्ञा के जी नोट्स मैम। हेल्प करें आपके? यस मैम, करे। ठीक है, चलिए। तो अब आपके पेपर हो गए तो आप रिलैक्स करो एंड हम काउंसलिंग में आगे मूव ऑन करेंगे। और बाकी बच्चों को आप ऑल द बेस्ट ज़रूर बोल सकते हो कि डरना नहीं है। शायद वो चीज़ है कि जो बच्चे डरते हैं कि लास्ट की शिफ्ट में पेपर टफ होगा, तो आपको ऑलमोस्ट लास्ट शिफ्ट ही हम बोल सकते हैं। नहीं नहीं, यस मैम, पेपर बहुत ज्यादा कोई टफ नहीं था, बहुत ही अच्छा था, इजी बोलेंगे, मॉडरेट भी बहुत ज्यादा नहीं था, मतलब इजी लेवल ही था पेपर का। बस वही था कि एंड गेम और निचोड़ करा था, तो उससे बहुत हेल्प मिली थी। आई गेस ईजी उनके लिए जो पढ़ के जा रहे हैं, जी तो मैम। बस उस पर आपको कॉन्फिडेंस रखना है। हाँ, मतलब अगर हम तैयारी नहीं कर रहे तो ऑब्वियसली डर लगेगा, लेकिन अगर हमने तैयारी हाँ। करी है तो वी नीड टू बी कॉन्फिडेंट। यस मैम। ठीक है, चलो। तो बच्चों की आई होप इससे काफ़ी हेल्प होगी एंड मैं आपसे अलग से बात करती हूँ बाद में। एंड ऑल द बेस्ट। ओके मैम, थैंक यू मैम। ओके बेटा। ठीक है, तो ये सूरज थे एंड सूरज ने आज के एनालिसिस में बच्चों आपकी हेल्प करी, तो प्लीज़ उसको थैंक यू इन द कमेंट सेक्शन ज़रूर डाल के जाइएगा, क्योंकि आप लोग एक दूसरे की मदद करते हो एंड दैट इज़ हाउ वी बिल्ड अ गुड कम्युनिटी। एक बच्चों की अच्छी और हेल्दी कम्युनिटी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप ही लोग एक दूसरे की मदद करते हो। अब मैं लास्ट एक पॉइंट जो आज की वीडियो में और कवर करूँगी, नॉर्मलाइजेशन से रिलेटेड। जो पुराने बच्चे जिनका पेपर हो गया वो इस चीज़ को लेके काफ़ी कंसर्न है कि इसका बेनिफिट क्या है। देखो, नॉर्मलाइजेशन का मतलब ये होता है कि देखो, जैसे कि मैंने आपको ग्राफ भी दिया कि शिफ्ट का लेवल ऐसा ऐसा हुआ, ठीक है। अब जिन बच्चों का टफ आया तो उनके लिए तो अनफेयर हो जाएगा, मतलब टफ इन द सेंस बाकी बच्चों के कंपैरिजन में, लेकिन कहीं ना कहीं उनको ज़्यादा दिनों का एडवांटेज भी मिला है। तो पॉइंट इसकी सबको एक लेवल पे लाने के लिए नॉर्मलाइजेशन होता है, और जनरली नॉर्मलाइजेशन में आपको कंपेयर किया जाता है आपके शिफ्ट के हाईएस्ट मार्क्स से। अब अगर आपका शिफ्ट टफ रहा है तो हो सकता है आपकी शिफ्ट में हाईएस्ट 200 मार्क्स हो, तो 200 का कंपेरिजन अगले शिफ्ट में अगर पेपर ईजी था और उसमें 250 किसी का बन रहा है तो उसके 250 से किया जाएगा, तो टेक्निकली उसके स्कोर को वहां पे अपलिफ्ट किया जाएगा। तो नॉर्मलाइजेशन का जो बेनिफिट होता है वो उस शिफ्ट में ज़्यादा होता है जहाँ पे पेपर आपका टफ होता है। तो मैं यहाँ पे ये आप लोगों के लिए कमेंट सेक्शन में छोड़ूंगी, क्योंकि अगली वीडियो जब एक बार पूरा पेपर अप हो जाएगा उसके बाद ही मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी कि क्या पूरी कहानी रही है और कितना स्कोर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर आप अपनी जो जिन बच्चों का पेपर हो गया है वो अपनी डेट और शिफ्ट के साथ एक ऑनेस्ट, ठीक है, बट मतलब यू नीड टू बी ऑनेस्ट बेटा, है ना, कि आपका जो लेवल था एग्जाम का वो क्या रहा, है ना। इजी रहा तो आपका पेपर अच्छा गया तो आप अपने एक्सपीरियंस लिख सकते हो, थोड़ा टफ रहा तो वो भी बता के जाओगे कि ये मेरे लिए टफ रहा, ये चीज़ मेरे को ट्रबल करी। और जिन बच्चों का पेपर आने वाले दिनों में है उन लोगों को ये सब कुछ समझना है और बस अपना पेपर बेस्ट देकर आना है। तो कमेंट सेक्शन में आई वुड वांट यू ऑल टू मेक श्योर कि आप अपने ओपिनियंस को ज़रूर डाल के जाएं, ताकि उससे आने वाली वीडियोज़ के जो डेटा है और उसको कंपाइल करने में हम यहाँ पे चीज़ों को यूज़ कर सके, और आपकी आगे काउंसलिंग्स में जो बहुत इंपॉर्टेंट फेस रहेगा अब आपके एडमिशन
क्वेश्चंस का उसमें मदद कर सके, ठीक है। बाकी इट इज ऑल गुड एवरीवन, आप लोगों का पेपर जिनका बाकी है आप प्लीज तसल्ली से करके आओ, जो सेम चीजें हमने करवाई हैं वही आपको हेल्प ऑन करेंगे, जो मैंने आपको टिप्स दिए उनको फॉलो करेंगे और एक आखिरी बार अच्छे से रिवीजन करके जाएंगे, प्लीज सो के जाएंगे, हाइड्रेटेड रहेंगे, क्योंकि एग्जाम सेंटर में जितना जरूरी अच्छा दिमाग है उतनी जरूरी अच्छी और हेल्दी बॉडी भी है। तो दोनों पे फोकस करें, अपना बेस्ट करें, कोई रिग्रेट ना रखें और मेरी गुड विशेस आपके साथ हमेशा हैं। बाकी आपके जो रिव्यूज हैं वो मैं कमेंट सेक्शन में लेना चाहूंगी ताकि उसके ऊपर मैं आपकी आने वाली वीडियोस में हेल्प कर सकूं। आई होप केमिस्ट्री आपका फेवरेट सब्जेक्ट बन के निकल के आया। अगर ऐसा है तो ये भी मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा विद अ येलो हार्ट। ऑल द बेस्ट।